चैम्बर में आने से पहले सर कभी ऐसा हुआ है कि आधा इलाज पेशेंट ने खुद कर दिया हो? हम आधा डायग्नोस और आधा बीमारी का इलाज तो गूगल से ही ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे फैटी लीवर है। फैटी लीवर में क्या करें? से यदा कदा एक ड्रिंक हो गया, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में। क्योंकि इंडियन पेशेंट के लिए दिन में फ्रेश होना 1 से 2 बार बहुत कॉमन है। 37 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मेल की बात कर रहा हूँ। फाइब्रोस्कैन इज नाउअडेज इट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल इन ईच एंड एवरी। जो चेकअप होते हैं वो कराने चाहिए, और कौन से कराने चाहिए अपने लीवर के हेल्थ को देखने के लिए? और एक गिद्ध था, हाँ। वो आकर के उसके लीवर को खाता रहता था। ओके। सो दिन भर 70 सेंटीमीटर है, 170। तो आपका वेट 100 माइनस 170 माइनस 100 होना चाहिए। कोई भी एआई सिस्टम है वो आपको नहीं पड़ता। हमारे भी अपने प्रोटोकॉल्स हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ईजल ASLD से बहुत ही अलग अपासल क्राइटेरिया है। दूध पीने के बाद जो हमारा पेट का प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। पार्टी में है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और लोग वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ गए कि डॉक्टर साहब मैं इसका कैसे इलाज करूँ या मुझे क्या इसमें करना चाहिए? मोटापा ही आपके फैटी लीवर को जन्म दे रहा है। सर सो उनका बॉबल लोड बहुत। सो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न डाइट। नमस्कार, मैं हिमांशु नेगी स्वागत करता हूं आपका इनसाइड यू के एक और नए पॉडकास्ट में। आजकल भाग दौड़ी लाइफ में 2 वर्ड बहुत कॉमन सुने जाते हैं। पहला तो है डिटॉक्स और दूसरा क्लिनजिंग। बट हमारी बॉडी के अंदर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप में फिल्टर है, डिटॉक्सिफायर और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंदन कुमार, जो सीनियर हेपेटोलॉजिस्ट हैं ग्राफिक एहरात देहरादून में। सर से आज हम जानेंगे कैसे लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके या डाइट को मेंटेन करके। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे टॉपिक कवर कर सकें। थैंक यू सो मच। सो सर, एज अ हेपेटोलॉजिस्ट आप नॉर्मल जो आपकी दिनचर्या रहती है उसमें आप बाउल मूवमेंट या कॉन्स्टिपेशन की बातें फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें करने से एम्बेरस्ड होते हैं चैम्बर के अंदर। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, अक्सर ओपीडी में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने बॉवेल मूवमेंट के बारे में बता नहीं पाते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उनको लूज मोशन हो रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कई बार एम्बेरस होते हैं। Yes, sir. तो वैसे कंडीशन में हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि आप इनके बारे में बताएं, आप बॉवेल मूवमेंट के बारे में बातें कर सकते हैं। और उनसे हम दूसरी तरह से घुमा फिरा करके हम उनसे उनके सिम्टम्स को निकलवाना पड़ता है। और बिकॉज अगर हमें सिम्टम्स के बारे में पता नहीं होगा कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, Yes, sir. उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, Yes, sir. ट्रीटमेंट देना इस अनुचित है। सर, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसा आपने कहा कि अगर आपको सिम्टम ही पता ना हो तो आप उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए सर मैं एक आपसे एक टिप्स मांगना चाहूँगा। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको आप ऐसे टिप्स दे सकें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए, ताकि उनका जो बाउल मूवमेंट हो वो ईजिली हो जाए। यस, इंडिया में आईबीएस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यस सर। ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ इंडिया में हर दूसरा या तीसरा इंसान जो वो बाउल मूवमेंट डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, कुछ लोगों को डायरिया होता है। सो जिनको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है, इनका कारण मुख्यतः खान पान है। जैसे लोग जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन यह जानने बिना कि क्या उनके लिए दूध सुपाच्य है, क्या वो जूस पचा पाते हैं। क्योंकि ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें कि यह देखा गया है कि 18 साल से ऊपर के 80% लोगों को दूध हजम नहीं होता और 70% लोगों को जूस हजम नहीं होता। तो जब ये दूध या जूस पीते हैं तो जो पेट के बैक्टीरिया होते हैं वो उसे डाइजेस्ट करते हैं। वो जब उसे डाइजेस्ट करते हैं, फर्मेंटेशन होता है, इसके कारण ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है और बाउल मूवमेंट के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे फ्लैटुलेंस।
जब ऐसे ही बैक्टीरिया जब बढ़ते जाते हैं, इस कंडीशन को सिबो कहते हैं। तो वैसे कंडीशन में फिर ये कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन क्रिएट करते हैं। सो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न डाइट। यस यस। बिकॉज इंडियन डाइट में हाई फाइबर डाइट है, वेस्टर्न डाइट इज लो फाइबर डाइट। यस सर। सो मेरी टिप्स जो इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए है वो यह है कि स्टिक टू द इंडियन डाइट, ओके, जो कि हाई फाइबर है। दूसरा, खाने में दही का इस्तेमाल जरूर करें। कर्ड एक फाइबर नेचुरल प्रोबायोटिक है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट को सुपाच्य रखते हैं गट और इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। यस सर। सर जैसे अभी आपने कहा था सेंसिटिविटी को लेके, कई से ऐसे लोग होते हैं जो दूध को लेके बिल्कुल, आपने सही बोला कि सेंसिटिव होते हैं, उनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है। सर क्या उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में कि जैसे दूध पी रहा हो तो या उससे एकदम से वॉमिट आ जाए, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं किसी चीज को लेके? बहुत सारे पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दूध पीने के बाद जो हमारा पेट का प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द साइन कि दूध उनको हजम नहीं हो रहा है, दूध उनके लिए सही नहीं है। मतलब स्टमक हैवीनेस कर देता है, स्टमक हैवीनेस कर देता है। ओके। तो सर बाकी जैसे ये तो नॉर्मल जैसे वैसे बात होगी कि किसको इनसेंसिटिव वगैरह रहता है। सपोज आप जैसे कहीं गैदरिंग में जाते हैं सर, किसी गैदरिंग में आप चले गए और वहाँ पे किसी को पता चल गया कि आप जो हैं एक हेपेटोलॉजिस्ट हैं, तो क्या जनरल टर्म्स में रहता है कि लोग वहीं गैदरिंग में आ गए, आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और लोग वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ गए कि डॉक्टर साहब मैं इसका कैसे इलाज करूँ या मुझे क्या इसमें करना चाहिए? हाँ, पार्टियों में अक्सर और गैदरिंग में अक्सर लोग ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं शराब पीता हूँ, मुझे लीवर की दिक्कत कितनी हो सकती है? सो ऐसे कंडीशन में मैं अक्सर बोलता हूँ कि शराब अगर कोशिश करें ना पिएं, ये सबसे अच्छा है। अगर आप पी रहे हैं तो उसको मॉडरेट या लाइट उसमें क्वांटिटी में पिएं। जैसे यदा कदा एक ड्रिंक हो गया, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में, नॉट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। दूसरा, जो अक्सर घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे ओबीज पेशेंट आते हैं, बहुत हैवी बिल्ट वाले, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे फैटी लीवर है, फैटी लीवर का क्या करें? सो ऐसे कंडीशन में अक्सर मुझे बोलना पड़ता है कि इनएक्टिविटी इज द मदर कॉज। मोटापा ही आपके फैटी लीवर को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे अगर किसी इंडियन सिटीजन की देखें, बात करें, तो अगर गर्दन की मोटाई 37 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मेल की बात कर रहा हूँ, 37 सेंटीमीटर से ज्यादा है या फीमेल 34 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ओके, सो उसको फैटी लीवर होने की संभावना काफी ज्यादा है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसी तरह कमर की साइज की बात करें, वेस्ट साइज, सो वेस्ट साइज में अगर मैच्योर मेन है तो 90 सेंटीमीटर और मैच्योर फीमेल है तो 80 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो वो फैटी लीवर उसके होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि ये ओबेसिटी के कंडीशन में। तो सर ये जो स्टैंडर्ड है ये इंडियंस के लिए है या वर्ल्ड वाइड अप्लाइड होते हैं? ये इंडियंस के लिए हैं, हम एशियंस के लिए हैं। ओके। सर अभी आपने बात की अल्कोहल की, तो मैं सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, बहुत सरल बात में बताएं कि अल्कोहल है क्या और क्या वो बॉडी में जाके करता है, क्या रिएक्शन करता है कि लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं? देखिए, अल्कोहल आप जब भी ड्रिंक करते हैं, सिप करते हैं, अल्कोहल आपके डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। स्टमक से एब्जॉर्ब होने के बाद ये सीधा लीवर में जाता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है, एंड मेटाबॉलिज्म के बाद ये तरह तरह के केमिकल्स बनाता है, जिसमें कुछ केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, जिसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जो आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल लेने के बाद उनको वॉमिटिंग वगैरह होती है, हेडेक वगैरह होता है, वो इन्हीं बाई प्रोडक्ट्स के कारण होता है।
धीरे धीरे इनिशियली अल्कोहल आपको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट बनाता है। धीरे धीरे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग इसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं। जो अल्कोहल एडिक्ट हैं, अगर वो अल्कोहल ना लें तो उन्हें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, ट्रिमर्स हो सकते हैं और नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। कई बार उनके शरीर में ऐसा लगता है कि चींटियाँ चल रही हैं, कई बार उनको हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें कुछ भी एब्सर्ड दिखाई देता है, सुनाई देता है। ये सब सीवियर सिम्पटम्स हैं अल्कोहल विथड्रॉल के। तो ऐसी कंडीशन में लोग इससे निजात पाने के लिए अल्कोहल का सेवन करते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं अल्कोहल का सेवन करने के लिए। तो सर कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल डेंजरस होता है बॉडी के लिए? क्योंकि बहुत से सर लोग बोलते हैं कि हम ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, कोई बोलते हैं कि डेली ड्रिंकर भी होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्या है? ये बड़े क्वेश्चन आते हैं कि कितना अमाउंट जो है अल्कोहल सेफ है। अगर मैं WHO की बात करूं तो अब WHO ने अपडेट किया है कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज सेफ। पर फिर भी अगर अल्कोहल लेना हो, ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी अल्कोहल लिया दैट इज द क्राइम। अगर लीगली रहते हुए किया जाए। पर हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि अल्कोहल कब पैथोलॉजिकल है, कब ये बीमारी कारण करना शुरू करता है। सो अगर बात करें तो 20 ग्राम अगर अल्कोहल अगर कोई फीमेल लेती है या 30 ग्राम अल्कोहल अगर कोई मेल लेता है हर दिन, सो वो डेंजरस कैटेगरी में आता है। तो सर ये वीक का है या डे का है? ये पर डे की मैं बात कर रहा पर हूँ। डे अगर जैसे मैं बात कहूँ तो 30 ग्राम इक्वल टू एक अल्कोहल, एक विस्की के ड्रिंक में 30 ml के विस्की के ड्रिंक में अराउंड 14 ग्राम अल्कोहल होता है। ओके। सो अगर आपने एक ड्रिंक से ज़्यादा लिया, मीन 2 ड्रिंक आपने लिया, सो आप डेंजरस ड्रिंकर की कैटेगरी में स्टार्ट हो गए आना। ओकेजनली वंस इन अ वीक और वंस इन अ वाइल अगर आपने अल्कोहल लिया है, सिंगल ड्रिंक और ओकेजनली 2 ड्रिंक, so that is little bit safer. सो सर कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में 1 या 2 टाइम लिया हो, तो मीन्स ये है कि उसके लीवर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? लीवर में अपने आप एक कैपेसिटी होती है कि अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने की, अल्कोहल का को डाइजेस्ट करने की। सो क्या होता है, आप जब अल्कोहल लेते हैं तो लीवर उसको टॉक्सिन समझता है, टॉक्सिन डिटेक्ट करता है और उसे मेटाबोलाइज करने लगता है। अल्कोहल उसे डिटॉक्सिफाई करता है। अगर यही अल्कोहल अगर डेंजरस क्वांटिटी में लिया जाए तो लीवर सैचुरेट हो जाता है और लीवर डिटॉक्स करना बंद कर देता है और यहीं से सारी समस्याएं शुरुआत होती है। मैं ये बोल सर, अल्कोहल में ऐसा क्या होता है कि लीवर उसे डिटॉक्स नहीं कर पाता है? ऐसे कोई सब्सटेंस, कुछ केमिकल्स होंगे जो नहीं डिटॉक्स हो पाते हैं और लीवर को डैमेज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल की मात्रा पे डिपेंड करता है। जब आप अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल एसिटल्डिहाइड की तरफ कन्वर्ट होता है, ये एसिटल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट होता है। सो बात करें एसिटल्डिहाइड की और एसीटेट की, ये दोनों ही डेंजरस होते हैं। अगर अल्कोहल अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो इनकी ये ज़्यादा बनने लगते हैं और यही एक आपके डेंजरस साइंस देते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। लीवर किसी एक स्टेप पर आपके डिटॉक्स करना बंद नहीं करता। लीवर ओवरवर्क्ड है, डिटॉक्स करने के लिए लीवर ओवरवर्क्ड है, पर एक लिमिट होती है लीवर की भी। सर जैसा अभी आपने एक वर्ड बोला था सर, फैटी लीवर। सर कौन कौन से ऐसे, मैं बॉटम टू हाई पे जाऊंगा, कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस होते हैं
जब लीवर मतलब एक तरह से खराब होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले क्या फैटी एसिड आता है या उससे भी ऊपर कोई और रहता है? देखिए, फैटी लीवर कई कारणों से होता है। देखा जाए तो आजकल अल्कोहल पहले सबसे बड़ा कारण हुआ करता था फैटी लीवर के कारण। 90% जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको फैटी लीवर होता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे डायबिटीज़ की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ओबेसिटी ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इनएक्टिविटी हो रही है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर हो रहा है, जिसको पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते थे, अब MASLD कहते हैं। दैट इज द टेक्निकल टर्म, मेटाबॉलिक रिलेटेड लीवर डिजीज कह सकते हैं। सो हर 10 में से 3 लोगों को फैटी लीवर है, और यही फैटी लीवर धीरे धीरे आपके हेपेटाइटिस करवाता है, मतलब लीवर में सूजन करवाता है। यही लीवर में सूजन चलता रहता है और फाइब्रोसिस होता रहता है, और 5 से 8 सालों में यही फैटी लीवर आपके सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक लास्ट स्टेज है। सिरोसिस पहला स्टेज है जहां इरिवर्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। सिरोसिस से पहले वाले स्टेज तक हर चीज रिवर्सिबल हो सकती है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन बोलते हैं सर जो खुद को रीजनरेट करता है, तो कौन सी ऐसी स्टेज जो आपने बताई, फैटी एसिड, फिर हेपेटाइटिस, कौन सी ऐसी स्टेज है जब लिवर खुद को जनरेट करना बंद कर देता है? मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि सिरोसिस वाला स्टेज जो है, लास्ट स्टेज, जो फैटी लीवर से जैसे सिरोसिस में कन्वर्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सिरोसिस इरिवर्सिबल हो जाता है। ओके। अगर हम रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें, जैसे मोटापा कंट्रोल करें, शुगर का कंट्रोल करें, जितने भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हैं उसको अगर कंट्रोल करें, तो कुछ हद तक अर्ली सिरोसिस, जिसको कंपनसेटेड एडवांस क्रोनिक लिवर डिजीज कहते हैं, वो भी इम्प्रूव हो सकता है। सो एक बार लीवर डीकम्पनसेट हुआ, मीन सिरोसिस का एडवांस स्टेज आया, जिसमें कि पेट में पानी आता है, जॉन्डिस होता है, खून की उल्टी हो सकती है, आंतों से खून का रिसाव होता है, और बेहोशी की आने लगती है। तो ये सारी कंडीशन है जहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। उससे पहले काफ़ी हद तक सिरोसिस को रिवर्ट किया जा सकता है। सर, जैसे कोई पेशेंट है, सपोज वो उसको सिरोसिस हो चुका है, उसके लिवर डैमेज हो चुका है, तो सर मेडिकेशन से उसे ठीक किया जा सकता है या ट्रांसप्लांट उसका लास्ट ऑप्शन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि लीवर सिरोसिस हुआ तो इसका मतलब है अब तो ट्रांसप्लांट ही होना है। जनरल टर्म्स में सर यही होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लीवर सिरोसिस का जो कंडीशन है जिसमें ये ट्रांसप्लांट करना होता है, वो एडवांस लीवर डिजीज होता है। जैसे अगर पेट में पानी आ रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसे कंडीशन में या बार बार बेहोशी हो रही है या खून की उल्टी बार बार हो रही है, ऐसे कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है। ओके। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आगे आउटकम भी डिसाइड करते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिरोसिस का ट्रीटमेंट लीवर ट्रांसप्लांट है, और लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया पेशेंट बिल्कुल सही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम किसी का ऑर्गन किसी में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ट्रांसप्लांटेड लीवर उसमें काम करे, तो उसके लिए भी उनकी दवाइयाँ चलती हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव टाइप की होती हैं। सो मेरा जहाँ तक कि मैं लोगों को जो कहना चाहता हूँ कि यह एक बीमारी से दूसरी बीमारी में जंप करने जैसा है। सो लीवर सिरोसिस में ट्रांसप्लांट तभी करना चाहिए जब वो टोटली एडवांस स्टेज आ जाए, और ऐसा भी एडवांस नहीं जब
पेशेंट लगभग लगभग आप कहें मॉरिबंड हो जाए तो ट्रांसप्लांट, ऐसा नहीं है, तब भी आउटकम काफ़ी पुअर होता है। तो जब एडवांस स्टेज ऑफ सिरोसिस होता है तो उस कंडीशन में ही सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ठीक है सर, सपोज कोई पेशेंट है जिसका ट्रांसप्लांट होना है, तो ट्रांसप्लांट का नाम सुनकर सर पेशेंट थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो सर कोई ऐसा सिनेरियो बताइए जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई हो कि ट्रांसप्लांट करना हो, तो कैसे एक पेशेंट को हैंडल किया सर? ऐसा कई बार हुआ है कि पेशेंट एडवांस लिवर डिजीज़ के साथ आते हैं। चूँकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ तो हर जगह से रेफ़र होकर के ही पेशेंट मेरे पास आते हैं, डायरेक्टली बहुत कम ही पेशेंट आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब मैं ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ, तो लोग पहले पैनिक होते हैं कि सर ट्रांसप्लांट तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट बड़ी चीज़ है, पर एक लाइफ सेविंग है। ट्रांसप्लांट हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि अब पेशेंट की जान को खतरा है या पेशेंट बिना लीवर ट्रांसप्लांट के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले अटेंडेंट को समझाना पड़ता है कि भाई ट्रांसप्लांट नेसेसरी है, ट्रांसप्लांट के क्या प्री रिक्विजिट हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है डोनेशन। चूँकि आजकल लोगों के पास पैसे भी आ गए हैं और लोग अफोर्डेबल हो गए हैं, ट्रांसप्लांट भी लगभग काफ़ी अभी चीपर रेट पे होने लग गया है। तो मनी इज़ नॉट नो मोर restricted thing. ठीक। Now the thing is लीवर डोनेशन। लोगों को लगता है कि हमने लीवर दे दिया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कंपेयर करते हैं किडनी से, जी। वो कंपेयर करते हैं अदर ट्रांसप्लांट से। सो लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है। पहले अगर देखा जाए, एक बात कहता हूँ, ग्रीक या रोमन एक देवता थे प्रोमीथियस। प्रोमीथियस को एक बार सजा दी गई थी कि उसे रात भर सूली पे लटका दिया जाता था। ओके। और एक गिद्ध था, वो आकर के उसके लीवर को खाता रहता था। ओके। सो दिन भर गिद्ध उसे लीवर को खाता था, रात में सारे पक्षी सो जाते हैं तो पक्षी वो भी सो जाते थे। अगले दिन फिर भी प्रोमीथियस का लीवर पूरा का पूरा बना हुआ रहता था। तो इसी से ये कॉन्सेप्ट आया कि लीवर इतना रैपिडली रीजनरेट करता है। तो अगर कोई आदमी अगर लीवर को डोनेट करता है तो हम उनका हाफ लीवर लेते हैं। तो जो रेस्ट हाफ लीवर है वो 15 दिन में पूरे लीवर में फंक्शनल लीवर में ग्रो कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो डोनेशन का अवेयरनेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और डोनर के लिए किसी को तैयार करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर डोनर इजीली मिल जाता है लीवर के लिए? नहीं। और क्या क्या मेनली टेस्ट रहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए? क्राइटेरियाज हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर बात करें, डोनेशन के लिए भी क्राइटेरिया है। चूँकि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है ऑर्गन डोनेशन के लिए, बिकॉज ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रैफिकिंग रूल। पहला क्राइटेरिया है कि ऑर्गन डोनर जो है वो ब्लड रिलेशन हो। ओके। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया है कि 18 से 50 साल के बीच का हो। ओके। थर्ड क्राइटेरिया, कोई डिजीज ना हो, डिजीज फ्री हो। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, कोई सब्सटेंस अब्यूज ना हो, मीन अल्कोहल ना लेता हो और कोई भी ड्रग एडिक्ट ना हो। ओके। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो आती हैं ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप का। ओके। नाउअडेज अदर ब्लड ग्रुप के भी डोनर ट्रांसप्लांट में अगर देते हैं, डोनेशन करते हैं, वो भी सक्सेसफुल होता है। बट थोड़ा सा आउटकम कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता है, बट चलता है।
अगर आउटसोर्स से कहीं मिल रहा है, सपोज कोई एक पेशेंट है, उसके रिलेटिव नहीं है, कोई दूर का जानने वाला है, वो जो चारों पैरामीटर है उस पर खरा उतर रहा है, तो क्या ट्रांसप्लांट कर देते हैं नहीं, अगर वो ब्लड रेस में नहीं है? अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो कोई भी ऑर्गन डोनेशन वो नहीं कर सकता. दैट इज अगेंस्ट द इंडियन लॉज. ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गन डोनेशन के जो लॉ हैं, जो रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट में है. सो कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जहाँ पर ये किया जा सकता है, बट इट्स अ वेरी रेयर केसेस. तो सर कितना परसेंटेज रेशियो रहता है ऐसा मिलना, क्योंकि तो बहुत ही हार्ड पैरामीटर्स हैं जिन पे खरा उतरना तो बहुत ही टफ काम है सर. ये तो बहुत सिचुएशन ऐसी है कि तो रेशियो कितना रहता है? सपोज हम एक नंबर लेते हैं, 10 में से कितने ऐसे पेशेंट होंगे कि जिनको मिल पाता है? नहीं, अगर आप रेशियो की बात करें तो मैं बात करूँगा 500 में मुश्किल से 5 या 10 ऐसे होते हैं जो जिनके डोनर ये इन सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर सकते हैं. दैट्स वाई हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन जो लाइव डोनर होते हैं उसके साथ साथ डेड डोनर का कॉन्सेप्ट भी आया है. मीन अगर कोई पेशेंट हेल्दी इंसान जिसकी डेथ हो गई है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे कोई और कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, सो उनका लीवर, उनके बहुत सारे ऑर्गन्स, नॉट ओनली लीवर, लंग, किडनी, कॉर्निया एंड इवन हार्ट, ये सारे ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं विद इन टाइम. ओके. सो ये डेड डोनर का कॉन्सेप्ट आया है. सो अपार्ट फ्रॉम लाइव डोनर, जिसको LDLT कहते हैं, लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, ओके, डेड डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट इज आल्सो केम अप. ठीक है. तो सर क्या ट्रांसप्लांट में हम एडवांस हैं? अगर हम अपने को कंपेयर करेंगे अदर कंट्री से, तो हम उतने एडवांस हैं अभी? बिल्कुल. इंडिया में बहुत सारे ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जो वर्ल्ड फेम है. मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर बहुत सारे कुछ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन को मैं जो जानता हूँ, जिनको इनफैक्ट यूरोपियन कंट्री ने भी, और अगर मैं बात कहूँ तो लिवर डिजीज के जो एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी उन्हें विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में बुलाता है. सो हम कह सकते हैं कि इंडिया में नाउअडेज लिवर ट्रांसप्लांट इज ऑफ एक्सीलेंट स्टेट. ठीक. सर सपोज एक पेशेंट है, उसका लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, आफ्टर सर्जरी या आफ्टर ट्रांसप्लांट क्या मोस्ट ऑफ द मिसकंसेप्शन आते हैं सर, जो आप नॉर्मली देखते हैं या पेशेंट फेस करता है? देखिए, हर ट्रीटमेंट के कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं. उसी तरह लिवर ट्रांसप्लांट में भी है. लिवर ट्रांसप्लांट में जरूरी नहीं है कि सारे 100% लिवर सक्सेसफुल, लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो. अभी तक देखा गया है कि 60 to 70% कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है. सक्सेसफुल मीन लिवर, जो ट्रांसप्लांटेड लीवर है वो पेशेंट के बॉडी में नॉर्मली काम कर रहा है. दूसरा 30 to 40% कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे जिसे रिजेक्शन कहते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं, वो होते हैं. कुछ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ओवर द टाइम और थ्रू आउट द लाइफ हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ माइल्ड रिजेक्शन होते हैं, जहाँ पे लीवर के एंजाइम्स कुछ बढ़ जाते हैं, और लीवर में धीरे धीरे जो पेशेंट का जो इम्यूनिटी होता है वो उस ट्रांसप्लांटेड लीवर को एक्नॉलेज करता है कि ये बाहरी तत्व है, ये बाहरी ऑर्गन है, इसे ख़त्म करो. तो ऐसे कंडीशन में रिजेक्शंस ये होते हैं. दूसरा,
टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कई बार जहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जो नलियों को जोड़ा जाता है, पित्त की नलियों को जोड़ा जाता है, उन नलियों में सिकुड़न आ जाती है, Okay. जिसे एनास्टोमोसिस स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ हाँ। तो सिकुड़न आने की गुंजाइश होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें बार बार हमें इंडोस्कोपिक प्रोसीजर करने के साथ साथ और इन सिकुड़न को दूर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी लाइफ स्मूथली होती है। यस, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ स्मूथ चलती है। ओके। पर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ट्रांसप्लांट होने के क्या कुछ टाइम तक जो पेशेंट होता है उसको सेवरल चेकअप्स के लिए आना पड़ता है? बिल्कुल। ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को एवरी 2 to 3 मंथ फॉलोअप में आना चाहिए। एवरी 2 मंथ। शुरू में ट्रांसप्लांट के बाद हम फ्रिक्वेंटली पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि शुरू के 1 साल ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रांसप्लांट के रिजेक्शंस हों, ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस हों। धीरे 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 जब ये 1 साल के बाद पेशेंट का इम्यूनिटी स्टेबल हो जाता है और अपटेक अच्छे से हो जाता है, देन हम स्लोली पेशेंट का जो फॉलो अप टाइम ड्यूरेशन है वो हम बढ़ाते जाते हैं। तो सर तब तक पेशेंट मेडिकेशन पे रहता है या मेडिकेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी बताया था। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कहते हैं, जो दवाइयाँ चलती हैं, वो दवाइयों पर पेशेंट लाइफ लॉन्ग रहता है। जिस समय अगर हम बंद करें, दवाइयाँ बंद करें, तो चांसेस होते हैं कि वो जो ट्रांसप्लांटेड लीवर है वो डैमेज हो जाए, वो रिजेक्ट हो जाए बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट। ठीक है सर, ये तो डायग्नोस की बात पे आ गया। अगर हम थोड़ा सा पहले जाए, लिवर जैसे डैमेज होने के अगर कंडीशन पे हम आए, मोस्ट ऑफ द थिंकिंग में यही रहता है कि ड्रिंकिंग से ही जो है खराब हो रहा है, बट क्या इसके और रीजन भी है? सपोज मेरी डाइट हैबिट या मेरा टाइम पे डाइट नहीं लेना, मेरा लेट नाइट डाइट लेना, मेरा शुगर ज़्यादा कंजप्शन करना, क्या ये भी ऐसे रीजन है जो मेरा फैटी लिवर बढ़ा रहे हैं? आजकल फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण डाइट, लाइफस्टाइल ही है। अल्कोहल, पहले के समय में अल्कोहल एक लीवर डिजीज का सबसे बड़ा कारण होता था, पर आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये जिसकी आपने बात करी, बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों होता है? हमारे डाइट के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, हमारी इनएक्टिविटी के कारण। अब हमें थोड़ी दूर जाना हो, 500 मीटर भी जाना हो, तो हम बाइक निकालते हैं, कार निकालते हैं और हम चल देते हैं। yes, sir. पहले के ज़माने में ऐसे नहीं करते थे। 500 मीटर जाना होता था तो वो उसमें पैदल चलते थे। yes, sir. तो उस समय एक्टिविटी होती थी। नाउ इट्स अ एरा ऑफ इनएक्टिविटी, जहाँ हम कम से कम काम करना चाहते हैं। और सेकेंडरी, जहाँ हम कम से कम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारी एनर्जी का कंजम्पशन भी कम हो रहा है। सो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है। हम क्या कर रहे हैं इसके उलट? खाना ज़्यादा खा रहे हैं। और सेकेंडली, हम हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आज से 20 साल पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। अभी हर जगह, इनफैक्ट अगर आप बात करें तो बहुत ही बेसिक विलेजेस में भी सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। बेसिक विलेजेस में भी आपके अगर कहें शुगर ड्रिंक अवेलेबल है। सो हमने जो टाइम ट्रेवल किया है एक्टिविटी टू इनएक्टिविटी एंड नॉर्मल होम बेस्ड फूड टू पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, दैट इज एक्चुअली डिटोरिएटिव। सो हमें क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? पहला तो सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक में अगर आप देखें तो दैट इज नॉट ओनली शुगर, इट्स अ शुगर इक्विवेलेंट। ये जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, दैट इज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। अगर सिंपल भाषा में बोलूं
तो आप जो अमेरिकन स्वीट कॉर्न देखते हैं, उस स्वीट कॉर्न से स्वीटनेस निकाल करके उसे डाला गया है। ओके, दैट इज फ्रुक्टोज, दैट इज नॉट इवन ग्लूकोज। बिल्कुल। सो ये फ्रुक्टोज क्या करता है, आपके बॉडी में फैट इकट्ठा करवाता है, ये आपके लीवर में फैट इकट्ठा करता है, ये आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में फैट इकट्ठा करता है। इसीलिए आजकल के दिनों में देखते हैं कि ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, जिसमें कि हाथ पांव बिल्कुल नॉर्मल हैं, पतले हैं, पर धड़ों में और इंटरनल ऑर्गन में फैट बहुत ज़्यादा है। ये इन्हीं के कारण से। आजकल सर जैसे इंडियन पेशेंट है तो कोमॉर्बिडीज बहुत कॉमन है, मीन्स वो डायबिटीज़ भी हैं तो उनको हाइपरटेंशन भी है, वो बीपी की भी दवाई खा रहे हैं, वो शुगर की भी दवाई खा रहे हैं। तो इन जनरल प्रैक्टिस में से जब आपके पास पेशेंट आता है तो कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही डायबिटिक होते हैं और ओबेज होते हैं और फिर उन्हें लीवर की जो दिक्कतें रहती है या जीआई की दिक्कतें रहती हैं? देखिए, एक नेचुरल कोर्स है डिजीज़ का। जैसे अगर कोई यंग लड़का है जो कि स्कूल टाइम में बिल्कुल एक्टिव था, क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, अब धीरे 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 वो इनएक्टिव होता गया है कॉलेज लाइफ में आकर। तो उसके बाद धीरे धीरे वो वेट गेन करना शुरू करता है। तो जैसे वेट गेन करना शुरू करता है, उसे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वो प्री डायबिटिक होता है, फिर डायबिटिक होता है। डायबिटिक होने के साथ साथ और पैरेलल ही आपके अदर मेटाबॉलिक डिजीज चलते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ठीक है, फैटी लिवर का होना, हाइपरटेंशन का होना, ये सारी समस्याएं पैरेलल ही चलती रहती है। तो जैसे जनरल टर्म्स में सर हार्ट और लंग्स के बारे में जो डिजीज रहती है उनके लिए काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन रहते हैं, या थोड़ा बहुत सिम्टम्स पहले से पेशेंट को दिखने लग जाते हैं। लिवर के टाइम पे से जब ऐसा होता है तो एक पेनलेस प्रोसेस है, तो क्या ऐसे स्टार्टिंग सिम्टम हैं जो पेशेंट में अगर आए तो पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना। सिम्टम शुरुआती लक्षण कंडीशन में नहीं आते हैं, इनिशियल स्टेजेस में साइंस आते हैं। जैसे साइंस और सिम्टम में क्या अंतर है? ये साइंस हम देखते हैं, हम एक दूसरे को देखकर पहचान पाते हैं कि हाँ ये साइंस आए हैं। जैसे गर्दन का मोटा होना, आप देखते होंगे कई लोग ऐसे हैं जिनकी गर्दन बहुत मोटी है और वेलवेटी सा स्किन है। तो ये वेलवेटी सा स्किन, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का फर्स्ट स्टेज साइन है। फर्स्ट साइन मोटापा मैंने बताया था। और ये सिम्टम की अगर बात करें तो सिम्टम कुछ एडवांस स्टेज में होते हैं। 80% कंडीशन में अगर इनिशियल स्टेज में अगर कोई कहता है कि हमने तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराया सर, हमें नॉर्मल था, तो 80% कंडीशन में फैटी लीवर में लीवर एलएफटी बिल्कुल नॉर्मल आता है। एब्सोल्युटली अगर हम बात करें तो लीवर फंक्शन टेस्ट तब तक खराब नहीं होता है जब तक लीवर में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, लीवर में सूजन नहीं आती। वो एक सेकेंड स्टेज है, जब तक वो हेपेटाइटिस पे नहीं जाता है, जब तक वो हेपेटाइटिस में नहीं जाता है। तो एक कैटेगरी जैसे मैंने बोला था कि फैटी लीवर, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस वाला फेज आता है जिसे हम मैश कहते हैं। उसके बाद आता है सिरोसिस वाला स्टेज। तो मैश वाले कंडीशन तक में एलएफटी में कोई चेंजेस नहीं आते। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर कि सर ये अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था, उसमें ग्रेड 1 फैटी लीवर आया था, लोगों ने बोला ग्रेड 1 फैटी लीवर तो बिल्कुल नॉर्मल है। सो ग्रेड 1 फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड में इज नॉट नॉर्मल। क्यों? नॉर्मली लीवर में 5% तक फैट होता है। अगर ये फैट 10% से ज़्यादा बढ़ जाए तो फैटी लीवर की कैटेगरी में आ जाता है। हाँ। अब अल्ट्रासाउंड की एक लिमिटेशन है। अल्ट्रासाउंड 30% तक जब तक फैट ना रहे लीवर में, अल्ट्रासाउंड फैटी लीवर को देख ही नहीं सकता।
तो जब तक ग्रेड 1 फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड में दिखता है, ऑलरेडी पेशेंट ग्रेड 2 में आ चुका होता है, 30% से ऊपर चला जाता है। डेफिनेटली। तो और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें सिम्टम्स की, आपने जो बोली थी, सिम्टम्स में बहुत सारे लोग आते हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट, अगर पेट के दाएं साइड के ऊपरी हिस्से में हल्का हल्का दर्द होना, पहला। दूसरा, थकावट फील होना, जिसको अगर हम कहें फैटीग फील होता है, फैटीग होता है, ये सारी चीजें होना, ये इनिशियल स्टेज है। ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखने लग ये जाते हैं। सारे सिम्टम्स हैं। भूख का ना लगना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जिनका मैं फैटी लीवर ट्रीट करता हूँ, तो वो आकर के बोलते हैं डॉक्टर साहब अब भूख बहुत लगने लग गई है। ओके। सो मैं उन्हें कहता हूँ कि लीवर ठीक हो रहा है, बस ज़्यादा खाना मत खाना, नहीं तो फिर से वापस वहीं पे जाओगे। क्योंकि आपकी कैलोरी का रिक्वायरमेंट अगर आपकी बॉडी में मान लेते हैं कि 1400 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, अगर जो जनरल रिक्वायरमेंट है अगर हम देखें तो जो आइडियल बॉडी वेट है उसके हिसाब से 20 किलो कैलोरी पर केजी इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम फीड करते हैं 40 किलो कैलोरी पर केजी। सो एक्स्ट्रा जो कैलोरी आता है वो फैट के फॉर्म में इकट्ठा होता है, डिपॉजिट हो जाता है। सो यही फैटी लीवर का कारण बनता है। सो पहला चीज है कि भूख ना लगना। दूसरा, मैंने जैसे बोला था पहले कि पेन हो रहा है, पेन होना, थकावट का महसूस होना। एडवांस कंडीशन में जब लीवर सिरोसिस में आने लगता है, तब उस कंडीशन में पीलिया, पेट में पानी का आना, पैरों में सूजन और खून की उल्टी होना, ये सारी की सारी निशानियां जो एडवांस लीवर डिजीज के हैं, जहां सिरोसिस एस्टैब्लिश हो चुका होता है। एक जनरल पेशेंट ने सर, एक जनरल पर्सन को कितने टाइम में जो चेकअप होते हैं वो कराने चाहिए और कौन से कराने चाहिए अपने लिवर के हेल्थ को देखने के लिए? पहला, बहुत सारी चीजें हमें घर पर ही मिल सकती हैं। जैसे हमने हाइट मेजर किया और वेट मेजर किया, पहली चीज वहीं से पता चल जाती है। अगर आपकी हाइट मान लेते हैं कि 170 सेंटीमीटर है, 170, तो आपका वेट 100 माइनस 170 माइनस 100 होना चाहिए। दिस इज द आइडियल बॉडी वेट। सो पहला, ओबेसिटी वहां से डिटेक्ट हो सकता है। आप गर्दन की मोटाई देखें, अगर मेल है तो 37 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है रिस्क में है, फीमेल है 34 से ज्यादा है। वेस्ट साइज मेजर करें, मेल 90 सेंटीमीटर, अगर फीमेल है तो 80 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा है तो ये लोग ऐसे हैं जो ये घर पे चेक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें घर पे चेक की जा सकती है। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि इसके अलावा भी हमें कुछ और भी हम एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें। एक, पहला सिंपल फाइब्रोस्कैन। अल्ट्रासाउंड में अगर ग्रेड 1 फैटी लीवर आता है, चूंकि अल्ट्रासाउंड अभी भी हम बहुत रिलाई करते हैं अल्ट्रासाउंड पे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही इकोनॉमिकल है। फाइब्रोस्कैन इज नाउअडेज इट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल इन ईच एंड एवरी सिटी। अभी भी कॉस्टली है, थोड़ा कॉस्टली है, बहुत जगह अप्रोचेबल नहीं है, पर इट्स वन ऑफ द गुड मोडालिटी ऑफ टू टेस्ट फैटी लीवर। तीसरा, जब मैंने बोला कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जैसे मैंने बोला कि अर्ली स्टेज में लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होता है, पर लेटर ऑन ये लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ हो सकता है, जिसमें आपका आप देखते हैं ALT और AST ये बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, ये 2-3 टेस्ट हैं जो कि बहुत इजीली एंड बहुत कॉमनली अवेलेबल है। मैंने जैसे बोला, एक अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, लीवर फंक्शन टेस्ट और फाइब्रोस्कैन, ये 3 टेस्ट। अगर सर कोई पेशेंट फाइब्रोस्कैन करवाता है
तो जैसा आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड में 30% से जो फैट होता है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो क्या फाइब्रोस्कैन में वो डिटेक्ट हो जाता है? हाँ, फाइब्रोस्कैन की एक लिमिटेशन है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है। फाइब्रोस्कैन की एक लिमिटेशन है, फाइब्रोस्कैन 10% फैट तक वो देख सकता है। अगर 10% फैट से नीचे है तो वो डिटेक्ट नहीं करता है। सो उसमें 2 पैरामीटर होते हैं, कैप वैल्यू CAP और दूसरा होता है LSM। LSM आपके लीवर की हार्डनेस को बताता है। कैप वैल्यू आपके लीवर में कितना फैट है वो उसे बताता है। सो उसे कैप वैल्यू के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं कि लीवर में कितना फैट है। क्या ये ग्रेड 1 फैटी लीवर है जिसमें कि अप टू 33% फैट आता है, ग्रेड 2 फैटी लीवर 33 टू 66%, और 66% से ज़्यादा है तो वो ग्रेड 3 फैटी लीवर में होता है। फाइब्रोस्कैन का जो लिमिटेशन है वो 10% फैट डिटेक्ट कर सकता है। उससे लो फैट फाइब्रोस्कैन डिटेक्ट नहीं करता है। एक नॉर्मल रेंज क्या रहती है सर फैट की? 0 से 5 तक रहती है या 0 से 10 तक रहती है? एक जनरल पेशेंट में, अगर या जनरल आदमी में जो फैट का लेवल रहता है वो नॉर्मल फैट जो लीवर में होना चाहिए वो लेस देन 5% हो। लेस देन 5। फैटी लीवर स्टार्ट तो 5 to 10% से ही हो जाता है, बट फैटी लीवर जो कैटेगराइज किया जाता है, अगर आपके लीवर में 10% से ज़्यादा फैट है तो वो फैटी लीवर के कैटेगरी में आता है। इफ सर कोई पेशेंट 5% से ज़्यादा लेवल पे आता है तो क्या वो जॉन्डिस में आ जाता है? नहीं, जॉन्डिस आपके फैटी लीवर में एक एडवांस स्टेज होता है। अगर पेशेंट को लीवर में और कोई समस्याएं नहीं है तो जॉन्डिस मुख्यतः सिरोसिस के कंडीशन में आता है, जब लीवर पे इतना प्रेशर पड़ चुका होता है कि लीवर अब और काम नहीं कर पाता तो लीवर गिव अप कर देता है, तो वैसे कंडीशन में जॉन्डिस आता है। वो सिरोसिस के स्टेज है। अर्ली स्टेज में, फैटी लीवर के अर्ली स्टेज में जॉन्डिस नहीं आता है। कुछ कंडीशन है जहाँ पे जॉन्डिस आता है, जैसे अल्कोहल रिलेटेड, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर किसी ने अल्कोहल लिया और उसे लीवर में लीवर डिजीज थी पहले से थी, वो अल्कोहल ले रहा है, तो वो डिजीज वर्सन हो जाती है और उसे जॉन्डिस होता है, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये मेन सर इसका ये रहता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर लीवर डिटॉक्स है तो आपका जो बॉडी सिस्टम है वो नॉर्मल काम करेगा, मेटाबॉलिज्म आपका नॉर्मल काम करेगा। मार्केट में सर रिसेंट टाइम में आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत से टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं जो क्लेम करते हैं कि हम पूरी तरीके से, मैं सर दोबारा बोल रहा हूँ कि वो क्लेम करते हैं कि पूरी तरीके से हम लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। तो सर ये बताइए कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्चुअल में काम करते हैं या एक डिलेमा है पेशेंट के दिमाग में बनाने के लिए? देखिए, अगर बात करें मार्केटिंग की तो मार्केटिंग एक अलग ही पैरामीटर है। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि डिटॉक्सिफिकेटिंग एजेंट आप अपने घर में कैसे और क्या कर सकते हैं। सिंपल, मैं बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाऊँगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी। एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लेम की जाती हैं, क्या पता क्या नहीं है, क्या है। बहुत सारे स्टडीज़ अवेलेबल नहीं हैं। लोगों को, अगर लोग अवेयर हो जाएं तो वो स्टडी के बिहाफ पर बात करें कि भाई कौन सी स्टडी हुई है, कहाँ पे पब्लिश हुई है, क्या ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं है। सो मेरे ख्याल से, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ और बहुत सारे लोगों को जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको ये बताता हूँ कि द मोस्ट specific and strongest detox agent is in your kitchen। आपके किचन में है, कुछ नहीं करना। ब्लैक कॉफी आजकल हर एक के घर में होती है, हर एक के ऑफिस टेबल पे होती है। आपकी ब्लैक कॉफी इज स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। ओके, ब्लैक कॉफी आपके लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करवाता है। विदाउट शुगर या शुगर? विदाउट शुगर ऑब्वियसली।
आप अगर शुगर ऐड करना चाहें तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द डिबेट कि करना है या नहीं करना है। बट ब्लैक कॉफी इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। कुछ नहीं करना है, 1 कप गर्म पानी लिया, 1 चम्मच कॉफी डाला और चाय की तरह सिप किया। अगर आपने दिन भर में 2 से 3 कॉफी ब्लैक कॉफी लिया, योर लिवर इज डिटॉक्सिफाइड। इसके अलावा जो मैंने बोला कि किचन में अवेलेबल है, जितने भी कलर्ड वेजिटेबल हैं या फ्रूट्स हैं, जैसे आप बात करूं तो बीट रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं। आजकल मार्केट में रेड कवेज और पर्पल कवेज आया है। कैबेज इज एक्चुअली डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। सो बहुत ज्यादा फैंसी चीजों पे नहीं जाना है, इन सारी चीजों से ही सारी चीजें हो जाती हैं, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। जरूरी नहीं है कि हम फैंसी प्रोडक्ट्स, फैंसी पाउडर या फैंसी लिक्विड्स लें। एंटीऑक्सीडेंट पे सर जैसे जिंजर हो गया या टर्मरिक हो गई, कई लोग इनको भी रिकमेंड करते हैं, तो ये क्या है? ये मैं भी रिकमेंड करता हूँ। ओके। अगर आप अगर किसी को मिल्क डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि मिल्क में ही लें। अगर आपने कच्ची हल्दी, जस्ट 2 चुटकी कहते हैं, 2 चुटकी कच्ची हल्दी आपने हर दिन अगर लिया, आपका लीवर डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा। आजकल सर एक मॉडर्न टर्म्स में बोलते हैं कि ओवर हाइप्ड कर दिया गया है चिया सीड्स को एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे, तो ये क्या सर सच है या एक्चुअल में चिया सीड में एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में है? चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये गलत नहीं है, पर और मार्केट में चिया सीड्स के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम एशियन कंट्री में बसील इज क्वाइट कॉमनली अवेलेबल, जो तुलसी के पौधे होते हैं। तो तुलसी के सीड्स और चिया सीड्स दोनों ही सिमिलर वे में काम करते हैं, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, दोनों ही पेट को थोड़ा सा बेटर रखते हैं। कई लोगों में देखा जाता है कि चिया सीड्स लेने के बाद उनको ब्लॉटिंग की समस्याएं होती हैं। सो क्वांटिटी इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया जाता है। अब हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जानते कुछ हैं, अप्लाई कुछ करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें किसी ने बताया नहीं कि कितना लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी होनी चाहिए, और हम खाते रहते हैं। इनफैक्ट हम फेस करते रहते हैं प्रॉब्लम, बट खाते रहते हैं। सर इसका एक रीजन शायद ये भी कि हम ना गूगल पे बहुत भरोसा करते हैं। हम आधा डायग्नोस और आधा बीमारी का इलाज तो गूगल से ही ढूंढ लेते हैं। चैम्बर में आने से पहले सर कभी ऐसा हुआ है कि आधा इलाज पेशेंट ने खुद कर दिया हो? आपने पहली बात की थी कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बता नहीं पाते अपने सिम्टम्स के बारे में। तो क्या लोगों को एसेस करना चाहिए, अपने आप को एसेस करना चाहिए, क्या वो गूगल को क्या बता पा रहे हैं उनकी सारी समस्याओं के बारे में? अगर वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं पूरी समस्याओं के बारे में, तब तो गूगल आपको ज्ञान दे सकता है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, आप खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी एआई सिस्टम है वो आपको नहीं पढ़ पाएगा, वो आपके इमोशंस को नहीं पढ़ पाएगा कि आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे सर अभी तक हम डायग्नोस पे अगर बोले तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हद तक हम सर यूरोपियन सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी पे कहीं ना कहीं निर्भर रहते थे, तो आज के करंट टाइम में क्या हम अपने पे निर्भर हैं या हम अभी भी फॉलो करते हैं सोसाइटी लाइक अमेरिकन सोसाइटी या यूरोपियन सोसाइटी को? देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ अगर मैं लीवर डिजीज की बात करूं तो कुछ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपने बोला यूरोपियन सोसाइटी, ईजल के नाम से होता है, एक अमेरिकन सोसाइटी है जो AASLD के नाम से होता है। हमारे एशियन कंट्री के लिए भी है अपासल, जो एशिया पैसिफिक लोगों के लिए है, हम एशियंस के लिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडियंस के लिए पर से इनासल है, इंडियन नेशनल। ओके, तो हमारे भी अपने प्रोटोकॉल्स हैं।
अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ईजल ASLD से बहुत ही अलग अपासल क्राइटेरियाज हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं, एंड वी आर एक्चुअली डूइंग बिकॉज हमारा जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। हमारी डाइटरी हैबिट, हमारी डेली लाइफस्टाइल, हमारा मेटाबॉलिज्म, ये एशियंस का बिल्कुल ही अलग है। तो हमें कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनासल के प्रोटोकॉल हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे सर मिलनी देखा जाता है, अगर आप क्लाइमेट देखें या ज्योग्राफिक देखें तो यूरोपियन में या अमेरिकन में बहुत अलग होती है। मैं सर अगर कॉन्स्टिपेशन एक सिनेरियो की बात करूं तो यूरोपियन में आपका 2 से 3 टाइम नॉर्मल है बाउल मूवमेंट, लेकिन अगर आप इंडिया में आते हैं और यही अगर 2-3 होगा तो आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि इंडियन पेशेंट के लिए दिन में फ्रेश होना 1 से 2 बार बहुत कॉमन है। तो ये भी फर्क पड़ता है। और अगर सपोज कोई ऐसी ड्रग जो है अप्रूव होती है, जो वहां अप्रूव है, तो क्या वो यहाँ अप्लाई करना पेशेंट पे बेनिफिशियल रहता है? देखिए, जैसे मैंने बोला था कि हमारी डाइट हैबिट बहुत ही अलग है वेस्टर्न कंट्री से। एशियन फूड और मैक्सिकन फूड इज एक्चुअली द बेस्ट कैटेगरी ऑफ फूड अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो हमारे फूड्स में फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा है। अगर मैं सिंपल बात करूं, गेहूं हमारे यहाँ भी होता है, गेहूं वेस्टर्न कंट्री में भी होता है, पर वो जो खाते हैं वो रिफाइंड फ्लोर खाते हैं, हम होल फ्लोर खाते हैं, होल ग्रेन फ्लोर कहते हैं। मीन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो वो मैदा खाते हैं और हम आटा खाते हैं। आटे में पर से फाइबर बहुत ज्यादा है, मैदा में फाइबर है नहीं। सो वेस्टर्न कंट्री में 2 to 3 वॉवेल मूवमेंट पर वीक इज क्वाइट नॉर्मल है सर वहाँ पे, नॉर्मल। हमारे यहाँ अगर ये होता है तो कॉन्स्टिपेटिंग, बिकॉज बहुत सारी दवाइयाँ जो वेस्टर्न कंट्री में अवेलेबल हैं वो एशियन कंट्री में नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ जो एशियन कंट्री में अवेलेबल हैं वेस्टर्न कंट्री में नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट देते हुए इंडिविजुअलाइजेशन करना होता है। हमें दोनों ही चीजें देखनी होती हैं, उसके डाइट हैबिट, डाइट पैटर्न, उसका ड्रग रिक्वायरमेंट, क्या ड्रग चाहिए। बहुत सारे जो एंटी कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट हैं वो डिफरेंट कंडीशन में काम करते हैं। कुछ बॉवेल मूवमेंट को फास्ट करता है, कुछ बॉवेल में आपके वाटर को सिक्रेशन करवाता है, कुछ जो है दोनों ही चीजों पे काम करता है। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि आपके डाइट, लाइफस्टाइल और ड्रग, ये तीनों ही चीजें आती हैं। क्या सर क्लाइमेट का भी एक फैक्टर हो सकता है, या उनका डाइजेशन स्लो होता है इसलिए उनका बाउल मूवमेंट लेट होता है, एक फैक्टर हो सकता है? एक्चुअली उनकी डाइट, जैसे मैंने बोला कि लो फाइबर डाइट है, फाइबर क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। मैं अगर यूरोपियन कंट्री में बात करूं, मैंने कुछ जगह विजिट किया तो वहां पर कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर कंफर्टेबल विद 2 to 3 वॉवेल मूवमेंट। कई ऐसे लोग हैं जो कि वीक में 1 या 2 बार एक बार जाते हैं। सो उनका वॉवेल लोड बहुत ही कम होता है, हमारा वॉवेल लोड काफी ज्यादा है। हम फाइबर्स लेते हैं, हमारा जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो काफी ज्यादा रहता है। सर 2-3 चीजें ऐसी बताइए जो नॉर्मल पेशेंट डेली रूटीन में करता है बट वो उसके लिए सही नहीं है, जिसमें सर लाइफस्टाइल हो सकती है, खान पान हो सकता है, मेडिकेशन, तीनों चीज में वो कर रहा है बट उसे लग रहा है कि यार मैं तो ये सही चीज कर रहा हूँ, बट वो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। पहला है, अगर सबसे बड़ी बात कहूँ तो जूस। ओके।
लोगों को लगता है कि हमें वीकनेस हो रही है, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो हम जूस पीते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। जूस पीना सेहत के लिए एक्चुअली लाभदायक नहीं, हानिकारक है। ठीक। क्यों? अगर मैं एक बात कहूँ, एक सिंपल सा अनार, पोमग्रेनेट, अगर अनार की बात करें तो एक अनार से कितना जूस निकल सकता है? आधा गिलास भी मुश्किल है। मुश्किल से मुश्किल है 15 ml और 20 ml। अगर हम एक गिलास जूस पीते हैं तो उसके लिए कितने अनार की जरूरत होगी? 3 से 4 तो कम से कम 7 से 8 या 10, कम से कम। इतना कंसंट्रेटेड जूस अगर घर पे भी बनाते हैं तो हमारे बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। पहला चीज ये, क्योंकि हाई फ्रुक्टोज कंटेंट है। मैंने जैसे बोला था कि बहुत सारे लोगों को फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होता है। जैसे दूध हजम नहीं होता है, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, उसी तरह से फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ये बहुत ही कॉमन है, 60 to 70%। दूसरा, अगर हम ऐसे कंडीशन में जहाँ जूस ना पी करके अगर हम फ्रूट्स खाना शुरू करें तो दैट इज मच मच मोर बेनिफिशियल। व्हाई? पहला, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। दूसरा, हमें हमारे इंटेस्टाइन में उतना फ्रुक्टोज ओवरलोड नहीं होगा। न्यूट्रिशंस जो हैं, ऑब्वियसली वो जो ट्रेस एलिमेंट हैं, विटामिन्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। बहुत सारे को फैक्टर्स उनसे बनते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। तो पहला मिथ है जूस पीना, जूस डाइटरी। दूसरा मिथ, लाइफस्टाइल में अगर डाइट में ही अगर बात करें तो दूध की बात करते हैं। लोगों को लगता है कि दूध कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम बिल्कुल बॉडी में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। एक मिथ है कि दूध से ही कैल्शियम आता है। हमारी बॉडी में जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, दूध से दही बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं, धीरे 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 उसका सिक्रेशन कम होने लगता है, डिप्लीट होता रहता है। लेटर ऑन ये लगभग इतना कम हो जाता है कि हम मुश्किल से 100 ml दूध हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर उससे बियॉन्ड लेते हैं तो इनडाइजेशन होता है, ब्लॉटिंग होती है। तो दूध से जो कैल्शियम मिलता है, दही से उससे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। अगर मैं बात करूं तो दूध में जितना न्यूट्रिशन है उससे कहीं गुना ज़्यादा दही में न्यूट्रिशन है। इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस की जिसकी बात करते हैं, गट इम्प्रूवमेंट के लिए। यस, गट इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा, कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी, जो बॉडी के लिए अवेलेबल कैल्शियम, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो दूध से बेहतर है दही, जूस से बेहतर है रॉ फूड। लाइफस्टाइल की बात करें तो मिथ नहीं है, लोगों के पास इधर टाइम नहीं है और लोग वॉलंटरली नहीं करते, पानी नहीं पीते लोग, वाटर इनटेक एडिक्वेट नहीं होता। 70 से 80% लोग अगर दिन भर में पानी पीते हैं तो वो 1 या 1.5 गिलास पानी पीते हैं। हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वेदर है, जहाँ पे इतनी गर्मी होती है, अराउंड 500 ml तो स्वेटिंग से निकल जाता है। तो आंतों में सिक्रेट करने के लिए फ्लूइड है ही नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन होना ऑब्वियसली होगा ही। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मिथ है, जो कि हम जानबूझ करके या अनजाने में हम करते हैं। जी, जो भी सर आपने बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि लोग उन्हें सुनेंगे और शायद अपने में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो उनकी इम्प्रूवमेंट है हेल्थ को लेके या लाइफस्टाइल को लेके वो इम्प्रूव सके। इतने बिजी शेड्यूल में सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एट द एंड मैं आप सभी लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।